हम अभी तक ये देख चुके थे कि भाई नदियों को बारे में लोगों हमारे अलग अलग सभ्यताओं में क्या इंपॉर्टेंस रही है, नदियों का क्या रोल रहा है, वो हमने देखा था। कैसे अलग अलग सभ्यताएं दूसरे दूसरे जगहों पे नदियों के किनारे बसी हैं, वो हमने देखा। कौन कौन सी सभ्यता, फिर अपने देश में भी हमने गंगा नदी की सभ्यता को देखा था। और इस तरह से हम देखते चले आते हैं। और माइथोलॉजी में भी नदियों का क्या रोल रहा है, लोग कैसे धर्मों में या और जो हमारे पुराने ऐसी कहानियां हैं, किस्से कहानियां पुराने जमाने की, उसमें नदियों का क्या रोल है, ये भी हमने थोड़ा सा देखा था। अब हम थोड़ा वास्तविकता में आते हैं और अब से हम चलेंगे आज से कि नदी की शुरुआत कैसे होती है, नदियों के बारे में आज हम यहाँ से और बहुत सारी बातें इसके बारे में जानकारी है। बहुत काफी इंफॉर्मेशन होगी, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि या बाद में आप फेसबुक पे भी लाइव है, आप दोबारा भी रिवाइज करना हो तो देख सकते हैं। ये आपको एक जगह पे पूरा नदी की काफी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी नदियों के बारे में। और हम पूरा दुनिया में भी घूम आएंगे, है ना, यहीं बैठे बैठे आज पूरा दुनिया भी घूमेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नदियों की शुरुआत कहाँ से, नदी आती कहाँ से है। अभी तक हमने देखा नदी होती क्या है, तो हमने नदी का बताया था आपको। नदी वो चीज है जो कि जिसका एक स्रोत हो, जहां से वो स्टार्ट होती हो, एक पर्टिकुलर मार्ग हो जिसमें वो चलती हो, और एक जगह एंड होती हो जहां पे उसका कल्मिनेट होती, जहां पे वो खत्म होती है ना। तो उसको हम नदी की परिभाषा ये होती है। अगर उसका स्रोत नहीं है ना, तो उसको हम नदी नहीं मानेंगे, फिर उसको हम कुछ और मान लेंगे, स्ट्रीम मान लेंगे, झरना मान लेंगे, अलग अलग तरीके से। तो नदी की शुरुआत जहां से होती है उसको सोर्स कहा जाता है या हेड वाटर कहा जाता है, सर, जहां से पानी की शुरुआत हो रही है। अब वो चाहे बर्फ में हो, जैसे हमारे हमारे कश्मीर से बर्फ में, या ऊपर से जो पहाड़ों पे बर्फ है, हमारे गंगा के गंगोत्री है, वहां से बर्फ पिघल के शुरुआत हो, या बारिश के पानी, कुछ बरसाती नदियां होती हैं जो बरसात के पानी पे डिपेंडेंट होती है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो जमीन के नीचे से पानी निकलता है, ग्राउंड वाटर, है ना, नीचे से। जैसे कश्मीर में झेलम नदी है, उसके बारे में हम देखेंगे वो कैसे वहां नीचे से जमीन के अंदर से पानी निकलता है, उसको हम देखेंगे। फिर कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि एक बड़ी झील से जिनकी शुरुआत होती हो। कुछ नदियां ऐसी हैं जो झील में खत्म होती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका जन्म झील से ही होता है, झील में से निकल के बाहर आती हैं, है ना। और ये इस तरह से नदियों की शुरुआत होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे बर्फ पड़ रही है, और इस तरह से बर्फ जो है पिघल पिघल के पानी, ये एक शुरुआत मान सकते हैं हम कि एक शुरुआत हो रही है, एक नदी की शुरुआत हो रही है। पर इसके अलावा भी एक बहुत जबरदस्त चीज है जो कि बारिश का पानी हम देखते हैं। हम बोलते हैं भाई बारिश का पानी आया और वो नदी में आ गया, ठीक है ना, या हम बोलते हैं बर्फ पिघली और नदी में आ गया। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि भाई जमीन के अंदर से पानी निकला। पर कुछ पानी ऐसा होता है जो बरसात का पानी नदियों को बारिश खत्म होने के बाद भी मिलता रहता है। वो कैसे मिलता है, वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। आप इसको देख के आप समझ जाएंगे। पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में वीडियो है, नहीं भी समझ में आएगा किसी को तो मैं उसको हिंदी में भी उसको बाद में बता दूंगा क्या कह रहे हैं। यहां से हम शुरुआत करेंगे। Mostly falls on the ground or on vegetation. Moreover, part of the rain evaporates and returns to the atmosphere very quickly. ये जो बारिश का पानी आ रहा है ये जमीन के ऊपर गिरता है और वहीं के वहीं उड़ जाता है। कुछ पौधों के अंदर चला जाता है, जड़ों से पौधों में चला जाता है, तो पौधे का पानी भी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है ना, बहुत जल्दी पानी उसमें से चला जाता है। और कुछ पानी बहता हुआ नदी में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं बारिश के पानी से नदी बन गई, है ना। ये इसको रन ऑफ बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ। ये पानी नदी पानी के ऊपर से, सतह के ऊपर से बहता हुआ जाके पानी में चला गया। पर हम कह रहे हैं कि भैया पानी बारिश खत्म होने के बाद भी कैसे पानी नदी में आता रहता है, वो एक बड़ा इशू है ना। तो उसको हम देखने के लिए आज देख रहे हैं, ये बताएंगे अभी। अब जैसे ये बारिश का पानी गिरा, कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है, इनफिल्ट्रेशन, पानी के अंदर जमीन के नीचे चला गया। और हम ये जो नीचे जाता है पानी, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब ये नीचे जाके यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्थर वाली चट्टान आ गई, यहां से पानी नीचे नहीं जा पा रहा, यहां तक तो आ गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ पोर्स वाली इस चट्टान को अगर हम ध्यान से देखें
तो उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको पोर्स कहा जाता है। उन पोर्स में से होता हुआ पानी इन चट्टानों के होते हुए नीचे एक बड़े रिजर्वर में इकट्ठा हो जाता है ना, बड़ी जगह पे इकट्ठा हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये मट्टी में से निकल के अब इन पत्थरों में इकट्ठा हो गया। यहाँ ये पोरस रॉक्स थी, इसमें पानी जाने की जगह थी, ये पानी चला गया। पर इसके बाद क्या हुआ, और भी सख्त चट्टानें आ गई जिसके नीचे से, इसको बोलते हैं इनपरमिएबल रॉक्स हैं, या जिनके नीचे पानी जाने का कोई साधन नहीं, बिल्कुल सख्त चट्टानें हैं, पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। और ये पानी जो है यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब नीचे जा नहीं पा रहा, ऊपर से आ गया। इसको बोलते हैं हम एक्वेफायर्स, है एक्वेफर। ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब पानी क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से चलता है, जिधर ढलान होगी पानी उधर बहने लगेगा, है ना। अगर हम जैसे हम कई जगह कहते हैं ना, भैया यहाँ पे पानी का टेबल कितना है, हैंडपंप लगाएंगे तो पानी कितने गज पे आता है, तो हम इस वाटर टेबल को नापते हैं। ये पानी का टेबल अलग अलग जगह पे नीचे वाली चट्टान के हिसाब से अलग अलग जगह पे हो सकता है। हम कहेंगे भाई यहाँ से हैंडपंप लगाएंगे तो यहाँ पे 40 फीट पे पानी आ जाएगा, पर यहाँ पे लगाएंगे तो हम कहेंगे भैया 20 फीट पर ही पानी आ जाएगा, है क्यों, पानी का लेवल यहाँ के हिसाब से कम है, यहाँ के हिसाब से ज्यादा गहरा है। तो ये वाटर टेबल कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये पानी ये बहता हुआ आप देख रहे हैं 20, ये इसमें कितना पानी आ जाता है, अगर 1 स्क्वायर मीटर हो यानी एक फ्रिज के बराबर, उसमें 200 लीटर पानी आ सकता है। अगर एक फ्रिज जितनी जगह जमीन के नीचे हम नापते हैं तो उसमें 200 लीटर पानी आ जाता है, यानी काफी पानी जमीन के अंदर। अब इतनी बड़े एरिया में बारिश हुई है तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है इकट्ठा। अब ये पानी जो है ये ढलान के हिसाब से बहना शुरू करता है ना, और इसका खुलने की जगह कहाँ मिलती है, नदी में। तो हम कहते हैं इसलिए बारिश का पानी बारिश खत्म होने के बाद भी इस स्रोत में से पानी आता रहता है। और अगर ये पानी का लेवल नीचे चला जाए, जब तक इस लेवल से ऊपर है नदी में पानी आता रहेगा। जिस समय ये वाटर लेवल जो है इस टेबल के, इस पानी की, नदी की जो सतह है जिसको हम नदी का नीचे वाला बेड बोलते हैं, उससे नीचे चला जाए अगर ये लेवल, तो इसमें पानी नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने बात देखी। अब हम चलते हैं आगे। तो हमने देखा हेड वाटर किसको बोलते हैं, जहां से नदी की शुरुआत हो, चाहे वो नदी ग्लेशियर से हो। अब ये बहता हुआ पानी छोटी सी एक नहर, झरना जैसा एक पानी का बहना शुरू हुआ है। ये ऊपर कहीं बर्फ पिघली है या कहीं बारिश हुई है, वो पानी धीरे 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 अब नीचे आने लगा। अब ये जब आता है तो ये कई तरीके से आता है, कई जगह रिल्स बोलते हैं इसको। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जो बड़े बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं उनके लिए। बाकी हम जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सिंपल सा है कि आप ये एक पानी के बहने को अलग अलग वैरायटी दे दी है उसके साइज के हिसाब से, है ना। इसको अगर बहुत छोटी छोटी नालियां सी हैं उसको हम कहेंगे रिल्स, उससे थोड़ा गहरा है तो हम कहेंगे गलीज है, और उससे भी बड़ी है तो हम कहेंगे वादी है या वैली बन गई। अब ये पानी जब आता है, अगर ये बहुत छोटा छोटा है तो इसको बोलते हैं, जैसे क्रीक बोल देते हैं, क्रीक या ब्रूक बोल देते हैं अगर ये बहुत छोटी है तो, है ना। इंग्लिश में अलग अलग नाम है, हिंदी में तो एक ही शब्द है भैया, एक झरना सा आ रहा है, पर इंग्लिश में उसको नाम दे देते हैं क्रीक या ब्रूक बोल देते हैं। बहुत छोटा पानी का झरना बह के आना। अगर ये पानी का झरना क्रीक और ब्रूक जब बड़ा हो जाने लगता है तो हम उसको कह देते हैं, जैसे ये क्रीक है पतली सी है, और अगर यही चीज बड़ी हो जाती है, 2-3 क्रीक मिल जाती हैं अलग अलग लीकों में, तो हम कहेंगे भैया ये स्ट्रीम बन गई। अब ये एक झरना बन गया, बड़ी एक नहर जैसी बन के आ रही है, पानी का एक बड़ा झरना बह के आ रहा है। अगर आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको बहुत जगह ये देखने को मिलेगा, नदी के अलावा भी बड़ी बड़ी झरने साइड से आते हैं, वो छोटे छोटे झरने मिलके बड़ी झरना बनता है, तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रीम। तो यानी कई ब्रूक और कई क्रीक्स और ब्रूक्स को मिलाने के बाद एक स्ट्रीम बन जाती है। अब ये स्ट्रीम जब बहती हुई चली आती है अपने अलग अलग जगह से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये एक स्ट्रीम यहाँ से बहती हुई आ रही है। अब इस स्ट्रीम को अंदर कई ब्रूक, कई क्रीक्स और कई जगह बरसात, कई बर्फ का पानी सब मिलके ये बनता हुआ चला आ रहा है, और ये एक बड़ी नदी में आके मिल गया। अब जब बड़ी नदी में आके बड़े उसमें मिल जाता है तो हम कहते हैं अब यहाँ से नदी बहना शुरू हो गई। ठीक है, ये कई जगह से इसमें मिलते जाते हैं और ये नदी बहना शुरू हो गई। अब जब नदी जब बड़ी तेजी से किसी ढलान वाले इलाके में, पहाड़ी इलाके से जब नीचे को आती है तो उसमें बड़ी तेज लहरें बन जाती हैं, है ना। इन लहरों का एक नाम दिया गया है, जिनको बहुत तेज लहर हो और उसमें पथरीला, उसमें बड़ी उछाल फानती अगर वो आती है तो हम उसको कहते हैं कि ये रैपिड है
है। ये रैपिड्स कहलाती हैं, ये जो झरने हैं, ये बड़ी बड़ी लहरें हैं, इनको हम कह देते हैं रैपिड, ये बहुत तेजी से बहने वाली स्ट्रीम को। और इनका काम क्या होता है, ये डिफरेंशियल इरोजन करती है। डिफरेंशियल इरोजन मतलब अलग अलग तरीके का इरोजन, अलग अलग लेवल का इरोजन। जहां पे चट्टाने सॉफ्ट है वहां तेजी से खिंच देगी, जहां पे चट्टाने हार्ड है वो खड़ी रह जाएंगी। और इसी वजह से इसमें बड़ा उफान आता है, क्योंकि बड़ी चट्टाने बीच में अटकी रहती हैं, पानी जोर से आता है और पानी टकराता है, बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, इधर उधर उथल पुथल होता है। और ये लोग बड़ा इसको एंजॉय भी करते हैं ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्रीक इस पानी को व्हाइट वाटर बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पानी का रंग सफेद हो गया, झाग बन गया इसमें। ये पत्थरों से टकरा के इतना इसमें उथल पुथल होती है कि ये पानी के अंदर बबल्स बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। और ये बहुत अच्छे होते हैं नदी की सेहत के लिए, क्योंकि जितना इसमें बबल्स मिलेंगे उतनी ही ऑक्सीजन इस पानी में आ जाएगी। तो जितना ऑक्सीजन रिच पानी होगा उतना ही नीचे जो और नदियां हैं, वो मछलियां हैं, कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है। तो ये व्हाइट वाटर कहलाता है। अगर आपसे पूछे भाई नदी में व्हाइट वाटर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जब रैपिड्स बनती हैं, बड़ी तेज लहरें पहाड़ों से जब नीचे आती हैं, टकराती हुई, उफनती हुई, तो उसके अंदर पानी मिल जाता है, बबल्स मिल जाते हैं, हवा मिल जाती है, और जिसके कारण से वो उसका रंग जो है ना पानी का बबल्स की तरह सफेद सफेद दिखने लगता है, इसलिए उसको व्हाइट वाटर कह देते हैं। ठीक है। अब ये व्हाइट वाटर में ना कायाकिंग करते हैं। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ कायाकिंग होती क्या है। और कायाकिंग की बड़ी बहन है राफ्टिंग, न्यू रिवर राफ्टिंग। मैं सिर्फ एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ समझने के लिए कायाकिंग क्या चीज होती है। बड़ी डेंजरस चीज भी है। तो इसको बोलते हैं कायाकिंग। आप देख रहे हैं पानी का रंग पूरा सफेद हो गया, इसीलिए इसको व्हाइट वाटर बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको व्हाइट वाटर क्यों बोलते हैं। और ये इसको बोलते हैं कायाकिंग। ठीक है। एक आदमी एक ही बोट में जब करता है, और जब कई लोग एक साथ बैठ जाते हैं एक पानी वाली एक रबड़ की डिंगी में, तो उसको बोलते हैं राफ्टिंग। ठीक है। ये सब आपस में बांध लेते हैं रस्सी से अपने आप को, लाइफ जैकेट पहना हुआ है। और ये भी रैपिड्स के ऊपर जब बड़ी बोट में करेंगे तो राफ्टिंग कर देंगे, और सिंगल आदमी करेगा तो हम कहेंगे कायाकिंग कर रहा है। खैर आगे चलते हैं। अब नदी हमारी जो चलती आ रही है उसमें कई ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कई स्ट्रीम मिलती हैं, उसी तरह से कई छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, है ना। पहले हमने शुरुआत करी क्रीक से, ब्रूक से, फिर वो स्ट्रीम बन गई, स्ट्रीम मिलके नदी बन गई। अब एक छोटी छोटी नदियां मिलके बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियों का मिलना होता है, इस छोटी नदियों का नाम दिया गया है ट्रिब्यूटरी, यानी सहायक नदी। हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी। छोटी छोटी नदियां, जैसे हम ये गंगा नदी को अगर ले लें तो इसमें आप देखेंगे कितनी अलकनंदा, इधर से भगीरथी मिली, तब ये यहाँ से आगे चलती रही, और यहाँ पे आके जब इसमें राम गंगा काली ये सब मिले, हरिद्वार ऋषिकेश में भी और नदियां मिली छोटी छोटी। फिर इसमें ये रिंद नदी मिल गई, कानपुर में से साल मिल गई, गोमती मिल गई, ये सारी नदियां इसमें मिलती चली जाती हैं। कारनी मिलती है, बेटवा मिलती है, यमुना में मिलती है, यमुना जाके फिर गंगा में मिल जाती है। तो हम कहते हैं ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यानी एक बड़ी नदी दूसरी नदी में मिल जाए, छोटी नदी बड़ी मिल जाए, हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज है ये। ठीक है। तो इस तरह से ये गंगा की और यमुना की सहायक नदियां इसमें आप देख सकते हैं। चंबल है, यमुना में मिलती है, बेटवा है, बड़ी नदी है, ये सारी जो बरसात में बड़ा जबरदस्त इसमें रहता है। घाघरा नदी, राप्ती नदी, आपने नाम सुना होगा सबका। अब ये ट्रिब्यूटरी है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये एक बड़ी नदी है, और इधर पहाड़ से एक और नदी आ रही है, और ये यहाँ पे मिल गई। ठीक है। इसको बोल देते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये समझने के लिए आपको मैं फिर से दिखा रहा हूं। अब अगर ये ट्रिब्यूटरीज का मिलना होता है एक जगह, अगर अलग अलग जगह के आके एक जगह मिल गए, पर अगर एक नदी चल रही है और वो अलग अलग हिस्सों में बट जाए, है ना, वो भी तो हो सकता है ना कि भाई एक नदी चल रही थी, चलते चलते आगे चल के वो कई हिस्सों में बट गई है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। एक आपको बताने एक से, क्योंकि आप ट्रिब्यूटरी सुन रहे हैं, तो इसका ट्रिब्यूटरी मतलब कई नदियों का एक जगह मिलना,
और अगर उसको एक नदी का कई हिस्सों में बट जाना कहेंगे तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया है, नदी अलग अलग हिस्सों में। तो ऐसा भी हो जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पीछे से एक नदी चली आ रही थी, और ये नदी की ना उम्र होती है, एक होता है जवान अवस्था जब वो पैदा होती है, फिर एक मिडल अवस्था आती है जहाँ पे वो बड़े स्लो हो जाती है, बड़े फैल के चलती है, और फिर उसका एक एंड आता है, बुढ़ापा आता है जहाँ पे वो खत्म होती है। तो ये जब उसका मिडल एज आती है ना, जब बीच वाली अवस्था, जब पहाड़ों से नीचे आ जाती है, प्लेन जगह पर आ जाती है, तब वो फटने लगती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अब जो नदी में जो कितनी ट्रिब्यूटरीज मिली है ना, जैसे हमने देखा कि ये गंगा नदी में इतना सारा एरिया की नदियां वो मिली हैं, तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे, वाटर शेड एरिया। क्या बोलेंगे, वाटर शेड एरिया, या ज्वाला जल विभाजक, हिंदी में बोलते हैं जल विभाजक। अगर ये सारा एरिया, जैसे आप अमेजन नदी को देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये अमेजन नदी का जो ये एरिया है जितना भी, जिसमें ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलके ये एरिया बना, इसको हम कह देंगे वाटर शेड। या रिवर सिस्टम भी बोल देते हैं, कई ड्रेनेज सिस्टम भी बोल देते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोल देते हैं, अलग अलग नाम है। बात एक ही है कि इतने एरिया में ये सारी नदी अपना पानी इस जमीन को भिगोती हुई चलती हैं, यहाँ पे तराई करती हुई चलती हैं, उसका तराई का एरिया है, तो उसको हम कह देते हैं ये वाटर शेड है या उसका ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, अब ये आपको अमेजन नदी का दिखा रहा हूं मैं, इसमें करीब 1000 नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं अमेजन नदी की। आप विश्वास करिए कि एक अमेजन नदी जो इतनी भारी नदी है, उसमें तकरीबन 1000 छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। ठीक है, पर ये कुछ भी नहीं है। अब हम एक बड़ी मजेदार चीज देखने जा रहे हैं कि कई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी नदियों का स्टार्टिंग कैसे होता है, स्रोत क्या है। क्योंकि आप हर एक चीज को देखते हैं, आपको मन में जिज्ञासा जागती होगी, भाई ये गंगा नदी इतनी बड़ी है, शुरू कहां से होती है, ये यमुना नदी कहां से शुरू होती है, इसकी शुरुआत कहां से, कहां से शुरुआत होती है, वो देखने के लिए तो मैं आपको यहीं पे आज दिखाने जा रहा हूं कि नदी, कुछ बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत क्या है दुनिया की। अब मैंने आपको बताया था कि जमीन के नीचे से भी पानी निकल सकता है, जहां से नदी की शुरुआत हो सकती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्प्रिंग है, जमीन के अंदर से पानी फूट के जमीन में से निकल रहा है। ऐसा ही हमारी नदी में ये वेरीनाग जगह है कश्मीर में, हमारे साथ एक लड़का जुड़ा भी है कश्मीर का, वो वेरीनाग रिवर स्प्रिंग जो है, ये यहाँ से झेलम नदी, जो कि इतनी भारी नदी है, जो पाकिस्तान में जाती है इंडिया से होती हुई, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। इसको बोलते हैं वेरीनाग। अब ये इसके पीछे, ये सामने का सीन है, अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो एक बड़ा पहाड़ है ना, मैं यहाँ गया हुआ हूं, और इसके पीछे बड़ा पहाड़ है। तो ये पानी आ कहां से रहा है किसी को नहीं पता, पर ये पहले एक खाली एक ऐसी जगह थी जिसमें से पानी निकलता था। मुगल राजाओं ने इसके चारों तरफ यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी इसकी, है ना, और इसके अंदर इसकी गहराई कितनी है अभी तक पता नहीं, कहते हैं पता नहीं है, पानी कहां से निकल रहा है किसी को पता नहीं है, पर जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है। और यहाँ पे आपको पानी बड़ा शांत दिख रहा है बेशक, पर ये बड़ी तेजी से निकलता है। कई कम, जितना बड़ा ये गेट आपको दिख रहा है ना, ये गेट कम से कम 1.5 मीटर पानी के नीचे रहता है। इतना 1.5 मीटर पानी लगातार बहता रहता है, दिन रात इतना पानी जमीन के नीचे से निकल रहा है। एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए, बहुत मजेदार है। इसमें बहुत अच्छी ट्राउट मछलियां भी हैं इसके अंदर। पानी देखने से शांत है, पर ये शांत नहीं है, बहुत तेजी से चल रहा है, निकल रहा है पानी। देखिए कितना पानी बह रहा है इसमें से। तो ये मैंने आपको दिखाया कश्मीर का वेरीनाग, जो कि जमीन के नीचे से स्रोत है। एक एग्जांपल मैंने दिखाया आपको एक बड़ी नदी का, झेलम नदी का, जिसका स्टार्टिंग जमीन के नीचे से निकल रहा। अब हम एक ऐसी नदी का एग्जांपल ले रहे हैं जिसकी शुरुआत होती है एक झील में से।
एक लेक में से वो शुरुआत होती है नदी की, है। जैसे ये मिसिसिपी रिवर है अमेरिका की बहुत बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी रिवर ही मान लें इसको, है ये वहां की। उसकी शुरुआत जो होती है, ये देखिए इस झील में से होती है, ये यहाँ से इसकी शुरुआत, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो लाइन है ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिसिसिपी रिवर। देखिए कितनी यहाँ से छोटी सी शुरुआत है और आगे चल के कितनी जबरदस्त नदी हो जाती है, पूरे कनाडा उधर से शुरू होके ये पूरा अटलांटिक ओशन में आके गिरती है। ये देखिए यहाँ से शुरू होती है मिसिसिपी रिवर, और ये पूरा इसके अंदर ये मिसूरी रिवर, ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, अरकानसास, ओहियो, ये सारी नदियां ऐसे मिलती हैं और ये मिसिसिपी रिवर होते होते ये यहाँ इसका माउथ है। नदी जहां से बाहर निकलती है उसको कहते हैं माउथ। ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में और भी। और ये एक बहुत ही कॉमर्शियल वाटरवे है, मतलब यहाँ से पूरा व्यापार, अमेरिका का बहुत व्यापार चलता है इसमें से, है। ये करीब 2350 मील लंबी है और ये इसकी शुरुआत है लेक इतास्का। ये जो झील मैंने आपको दिखाई थी, ये जो झील है ये लेक इतास्का झील है। ये झील जो है ये लेक इतास्का है अमेरिका में, यहां से इसका शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये यहां से शुरुआत होके ये नीचे यहाँ पे आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो ये झील में से स्टार्ट होने वाली नदी है। एक नदी मैंने आपको दिखाई जो जमीन के अंदर से निकल रही है, एक नदी मैंने दिखाई जो एक झील में से स्टार्ट हो रही है। कुछ नदी ऐसी होती हैं जो कि पहाड़ के ऊपर एक और झील है ना, बर्फ के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया है, वहां से देखिए ये जो राइन नदी है, एक यूरोप की बहुत ही फेमस नदी है, मशहूर नदी है, जो कई देशों में होके फ्रांस, जर्मनी और राइनलैंड होते हुए और वो फिर डेनमार्क, नीदरलैंड में जाके पानी उसको वो समुद्र में जाके मिल जाती है। और ये देखिए इतनी हल्की सी जो यहाँ से बह के बाहर आ रही है, ये राइन नदी की स्टार्टिंग है। लगता भी नहीं है कि ये राइन नदी जो इतनी बड़ी जबरदस्त नदी है उसकी स्टार्टिंग इतनी एक नाली की तरह से होती होगी, है। ये स्विस पहाड़ है, स्विस आल्प्स पहाड़ है। जैसे हमारे देश में हिमालयन रेंज है, वैसी आल्प्स पहाड़ है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस के बॉर्डर पे, ठीक है। और वहां से ये इस पहाड़ी के ऊपर से शुरू आती है, राइनलैंड होके जाती है। अब राइनलैंड क्या चीज है, ये भी एक समझने की चीज है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे समझ सकते हैं, जो बड़े हैं वो सुन लीजिए, जो जिनको थोड़ा सा है। राइनलैंड क्या है, राइनलैंड कोई अलग देश नहीं है, पर इसको राइनलैंड बोल देते हैं। देखिए ये राइनलैंड है, ये असल में क्या है, जर्मनी का हिस्सा है। द्वितीय विश्व युद्ध में क्योंकि जर्मनी ने बहुत सारे लोगों को, देशों के ऊपर अत्याचार किया था, तो इसको एक बॉर्डर बनाया गया। राइनलैंड एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर की तरह से काम करता है जर्मनी फ्रांस के बीच में, ठीक है ना। ताकि ये जो है इन देशों को, ये नीदरलैंड है, ये इन सब देशों को एक सेफ्टी के लिए कि भाई जर्मनी उन पर दोबारा बदमाशी ना करे, तो उन्होंने एक एक बॉर्डर जैसा बना दिया था। इसके ऊपर बड़ा है, जर्मनी कहता है हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए, है ना। बेल्जियम कहता है साहब ये जरूरी नहीं, हमारे को सेफ्टी के लिए जरूरी है। नीदरलैंड कहता है, ये बेल्जियम यहाँ पे है और यहाँ पे फ्रांस है और ये जर्मनी है। तो बीच में ये जगह जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलाइड सेनाओं ने, या जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये अलाइड थे। इधर जर्मनी, जापान, इटली, ये एक तरफ थे। तो जब ये याला जापान, जर्मनी और ये सब हार गए, तो अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस ने, इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर जुर्माना लगाया और इस तरह से एक बॉर्डर स्टेट बना दिया ताकि भैया तुम अपने काबू में रहो, तुम्हारे को दूर रखा जाए। इसलिए उन्होंने ये बना दिया था, इसमें कोई सेना नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, ऐसे करके इसको बनाया गया। खैर अब ये देख रहे हैं आप, ये राइन नदी जो है यूरोप की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी शुरुआत आपको मैंने दिखाई। यहाँ ये छोटी सी जो है, ये यहाँ पहुंचते पहुंचते देखिए कितनी बड़ी हो गई है। ये बहुत पूरे वेस्टर्न यूरोप से होती हुई जाती है। दूसरे नंबर की नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी वेस्टर्न नदी। ये देखिए यहाँ शुरुआत होती है, इसकी सोर्स यहाँ है, यहाँ से शुरू होके ये ऑस्ट्रिया को टच करती है। फिर ये देखिए राइन रिवर, ये फ्रांस में होती हुई, ये फिर जर्मनी में होती हुई, और यहाँ से राइनलैंड, ये राइनलैंड कहलाता है, याला है ना, उसमें से होते हुए नीदरलैंड में जाके रॉटरडैम में जाके समुद्र में गिर जाती है। ये उसका डेल्टा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। राइन नदी ये है। तो आपसे मैं आपको बता रहा हूँ राइन नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है। देखिए पेरिस में एफिल टावर के बगल से होके जाती है ये नदी,
इसके ऊपर। अब आपको एक चीज तो जरूर देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि इस नदी की सुंदरता, सफाई आप देख रहे हैं, हमारे को देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम अपने देश की नदियों को कैसे रखते हैं, है ना। क्योंकि हम अगर हम नहीं देखते नदियों को तो हम उसको खराब कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने नदियों को कितने संभाल के रखा, साफ सुथरा रखा। अब हम चलते हैं चाइना की, जो मैंने आपको नदी बताई थी यांगत्ze रिवर, जो कि येलो रिवर के नाम से फेमस है, या सॉरो ऑफ चाइना भी कहते हैं, चाइना का दुख जिसको बोलते हैं। वो इतनी भारी भरकम नदी की शुरुआत देखिए, ये इस तरह से हो रही है, ये छोटे छोटे जो बुलबुले से निकल रहे हैं, ये यहां से इसकी शुरुआत होती है। ये तिब्बत में एक जगह है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे इन्होंने टेबल लगाया हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यांगत्ze रिवर, यानी येलो रिवर की शुरुआत। ये बायान हर माउंटेन्स कहलाते हैं तिब्बत में, बायान हर है। आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया येलो रिवर की शुरुआत कहां से होती है, तो आप बता सकते हैं बायान हर माउंटेन्स के ऊपर से। इसको ये यीशु जगह है, उसके तिब्बत के पास में, तिब्बत के इलाके में, वहां पे इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, देख लीजिए, आपको मैं येलो रिवर की शुरुआत पे घुमा रहा हूं अभी। ये है, बाद में येलो रिवर ऐसी हो जाती है। इसको येलो रिवर क्यों बोलते हैं मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका रंग येलो है, इसमें जो मट्टी मिलती है, सेडिमेंट्स मिलते हैं, उसका रंग येलो है, इस कारण से इसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा अपने देश में आ जाते हैं, गंगा नदी के पास, है ना, क्योंकि हम अपने देश की नदियों को कैसे छोड़ दें। तो गंगा नदी की जो, बल्कि हम कहेंगे गंगा नदी तो आगे चल के बनती है ना, शुरुआत में ये इस नदी को गंगा नदी नहीं कहते, इसको बोलते हैं, ये भगीरथी नदी की शुरुआत यहां से होती है। जो गंगा नदी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है भगीरथी नदी, है ना। भगीरथी, भगीरथ नदी को कहते हैं। भगीरथ ने उसकी तपस्या करी, तो स्वर्ग से उस गंगा नदी को स्वर्ग से नीचे लाने वाला भगीरथी ऋषि था, भगीरथ राजा था, उसने ऋषि तपस्या करी और उसको गंगा को जमीन पे उतारा। तो ये उसकी स्टार्टिंग है, भगीरथ नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं गोमुख। इसको गोमुख क्यों बोलते हैं, एक लड़का था, वो अपने भेड़ चराता चराता जा रहा था, तो उसने देखा एक नदी, इसका एक गाय का मुंह जैसा दिख रहा है, क्योंकि वो ऐसे खो जैसी बनी हुई है, तो गाय का मुंह लग रहा है, तो इसका नाम रख दिया गया गोमुख। ठीक है, और ये यहां से इसकी गोमुख की शुरुआत होती है गंगा नदी का। इसको बड़ा एक सिग्निफिकेंस है हमारे देश में, इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। इसको पवित्र नदी मानते हैं, इसमें इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे देश की सभ्यता के अंदर, और इसकी शुरुआत, भगीरथ नदी की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, ये देखिए, इसलिए उसको गोमुख बोलते हैं, क्योंकि ये इसका मुंह जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक गाय के मुंह की तरह है, खो बनी हुई है। अगर आप कभी जाएंगे तो, हम भगीरथ तक गए हैं, पर यहाँ तक जाना पड़ता है, करीब 18-19 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। वहां से आपको पैदल जाना पड़ता है, ट्रैक करके, भगीरथ से है। तो ये गोमुख कहलाता है। ये गंगोत्री नदी का ग्लेशियर है। इसको, ये पूरा बर्फ है, ये पत्थर नहीं है, आप सोच रहे हो कि ये पत्थर है, ये पूरा बर्फ है, ये सारी ग्लेशियर है ये, और इसमें से नीचे से ये पानी पिघल पिघल के आ रहा है। तो ये भगीरथी नदी की शुरुआत है? एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, देख लीजिए भगीरथ नदी का। बर्फ के टुकड़े यहाँ पे आ गए हैं, आप देख रहे हैं, टूट टूट के। और कितना बड़ा साइज है, आप देख सकते हैं, आदमी इसके सामने कितना छोटा सा है, और ये कितना बड़ा पहाड़ है, बर्फ का ग्लेशियर है, इससे पानी पिघल के निकल रहा है। तो ये गंगा भगीरथ नदी की शुरुआत है, यहाँ से सोर्स है, जो हम सबसे दूर का सोर्स मानते हैं, ये गोमुख है। ठीक है, ये गंगोत्री, और इसको गोमुख भी बोल देते हैं, यहां से इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब ये हिमालय से शुरू होती है,
थर्ड लार्जेस्ट रिवर है दुनिया की, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। और कितने शहरों से होके जाती है, देखिए यहाँ से दिल्ली, आगरा, ये तो गंगा नदी, ये है यमुना नदी होके जाती है इसके अंदर से। आप गंगा नदी की बात करें तो ये देखिए, ये जो ये इधर बनारस, इलाहाबाद, पटना होते हुए ये इधर को जाती है, पूरा यूपी के अंदर से गोमुक्तेश्वर होते हुए यूपी के अंदर से होके ये जाती है कन्नौज, हरिद्वार, कानपुर, पटना, ये सारे शहरों को टच करके, और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे इस बांग्लादेश के अंदर से होते हुए ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इतनी बड़ी नदी है, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। और जब ये नदी, इसका सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा, एक भी जनरल नॉलेज की ये भी एक बात है कि आपसे पूछे कि भाई सबसे बड़ी डेल्टा क्या चीज होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पर क्योंकि अभी हम एक बात कर रहे हैं गंगा नदी की, इसलिए बात सामने आ जाती है कि सुंदरबन डेल्टा, इसको बोलते हैं सुंदरबन। ठीक है, ये जो देखिए, ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें आके और भी बहुत सारी नदियां आके इसमें गिरती हैं। तो ये अपने साथ जो मट्टी और जो मलबा लेके आती है, उसको क्यों वो वहां छोड़ देती हैं। तो इस इलाके के ऊपर जो है एक पूरा ये एक डेल्टा बन जाता है नदी का। इसको दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। इसको नदी का मुंह बोलते हैं। देखिए, जहां पे नदी आके समुद्र में जहां पे गिरती है, उसको हम कहते हैं नदी का मुंह है। ठीक है, अब इस नदी में, क्योंकि गंगा नदी में इतने बबल्स, इतना ऑक्सीजन मिलता है, ये एक दुनिया की अजीब बात है, साइंटिस्टों को अब तक समझ नहीं आया कि इस नदी में ऑक्सीजन इतना ज्यादा क्यों है? पर यह पाया गया कि इसके अंदर एक तरीके का वायरस है, इसका नाम देखिए बैक्टीरियोफेगस वायरस है इसके अंदर, है जिसके कारण से कोई भी जर्म्स इसके अंदर रुक नहीं पाता, वो जर्म मर जाता है ना। ये गंगा नदी के अंदर ये एक तरीके का वायरस है, और इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने ज्यादा उथल पुथल करती हुई आती है, इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत मिलती है। तो बड़ा रिच पानी है, बहुत अच्छा पानी है। इसमें पाया गया कि दूसरी नदियों के हिसाब से 25 गुना ज्यादा इसके अंदर ऑक्सीजन है, 25 गुना है। तो बहुत बड़ी बात है, और इसी कारण से इसमें चीजें सड़ती नहीं है जल्दी से, है ना। ये पानी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत है। कोई लोग बोलते हैं ना, भाई साहब गंगा का पानी खराब ही नहीं होता, वो इसका कारण है। कारण क्या है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। और पर क्यों इतना ज्यादा है, और पानी कैसे इतना ऑक्सीजन अपने अंदर रख ले रहा है, ये बात अभी तक समझ नहीं आई है कि क्यों इतना पानी इसमें ऑक्सीजन इकट्ठा रह सकता है। क्योंकि अगर वो नदी में होता है तो वो निकल जाता है, ऑक्सीजन इसमें बना रहता है। तो ये एक बात है जो कि गंगा नदी की स्पेशल है। और फिर ये नदी जो है 3000 सालों से इसके पास है। बनारस शहर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड माना गया है, वन ऑफ द, है ना। जैसे दमास्कस भी बहुत पुराना शहर है, इस तरह से और भी शहर हैं, पर एक उनमें से एक करीब 3000 साल से भी पुराना शहर, बीसी, है ना, बीसी ईसा पूर्व, यानी 5000 साल पुराना शहर, ये बनारस शहर को माना गया है। बहुत पुराना शहर है, गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। खैर, अब हम आगे चलते हैं। अब जहां दो नदियां मिलती हैं, है ना, गंगा नदी में ये चीज तो देखनी पड़ेगी, जब दो नदियां मिलती हैं तो हम कह देते हैं कॉन्फ्लुएंस हुआ। जैसे हमने बताया था, दो झरने मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज मिल गई है कुछ। पर जब दो ट्रिब्यूटरीज या एक ट्रिब्यूटरी बड़ी नदी में मिले, जिस जगह पे मिले, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, या हिंदी में बोल देते हैं संगम, है ना। संगम बोल देते हैं, जहां दो नदियां आपस में आके मिलती हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, बड़ा अच्छा दिखता है। ये देखिए, ये यमुना नदी है, इसका पानी थोड़ा काला है, और ये गंगा नदी है जिसका पानी थोड़ा सफेद है। तो काला और सफेद पानी यहाँ पे संगम जो इलाहाबाद में है आपको देखने को मिलता है ना। एक तरफ से दिखता है साफ कि ये यमुना नदी आ रही है, इधर से दिखता है गंगा नदी आ रही है, और दोनों का पानी बहुत दूर तक साथ साथ चलता रहता है, मिलने से पहले संगम होता है जहाँ पे। तो इसको बोल देते हैं कॉन्फ्लुएंस या संगम। अब मैं आपको गंगा नदी के कुछ बड़े बड़े संगम दिखा रहा हूँ। कॉन्फ्लुएंस की जहां तक बात है, कॉन्फ्लुएंस जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक नदी जंस्कार नदी, ये इंडस नदी यहाँ से आ रही है इंडस नदी, सिंधु नदी जिसको बोल देते हैं, सिंधु नदी। और इधर से जंस्कार में ये जंस्कार नदी आ रही है, ये आके यहाँ मिल गई है। ये दो नदियों का संगम, इसको बोल देते हैं कॉन्फ्लुएंस या संगम। अब हम थोड़ा गंगा की बात कर रहे थे, तो गंगा नदी में भी कई संगम है ना। थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ी नदी है हमारे देश की, और एक जनरल नॉलेज की बात भी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, एक यहाँ से सबसे पहला संगम बनता है विष्णु प्रयाग। जितने भी संगम है
उनको प्रयाग के नाम से गाया गया है, जहां पर मतलब दो नदियों का संगम होना है ना, उसको प्रयाग बोलते हैं। तो देखिए, जब यहाँ से भगीरथ नदी मिलके आती है और यहाँ से धौली गंगा निकल के आती है, और सबसे पहले जहां मिलते हैं उसको बोल देते हैं विष्णु प्रयाग। अब यहां से जब ये अलकनंदा और आगे चलती है, ये नदी आगे चलती है, तो यहाँ पे नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी मंदाकिनी नदी भी एक है, वो नहीं बात कर रहे हम, वो आगे चल के मिलेगी। यहाँ पे हम नंदाकिनी नदी आके इसमें मिलती है, और इसको बोल देते हैं, इस वाले संगम को बोल देते हैं कि यहाँ पे भी नंद प्रयाग हो गया। सबसे पहला विष्णु प्रयाग, सेकंड नंबर नंद प्रयाग, क्योंकि नंदाकिनी नदी मिली है अलकनंदा नदी के अंदर। अब ये नदी और आगे चली, तो आगे चल के इसमें इधर से पिंडर गंगा मिलती है, ठीक है, पिंडर गंगा मिलती है, और उसको बोल देते हैं कर्ण प्रयाग नदी बन गया, वो कर्ण प्रयाग है ये अलकनंदा में। अब ये भी मिल गया। इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी आपको याद होगा, केदारनाथ से जिसने एक बार उधम मचाया था पूरा केदारनाथ को, और उसके पूरे इलाके को खत्म कर दिया था, वो पहाड़ ग्लेशियर की नदी टूट गई थी, वही नदी है मंदाकिनी नदी। और ये आके रुद्रप्रयाग में इस अलकनंदा नदी में मिलती है। याद रखिए, अभी तक ये गंगा नदी नहीं बनी है, अभी तक ये अलकनंदा ही है। इसमें आप देख रहे हैं कितनी नदियां मिल चुकी हैं अब तक। नंदाकिनी मिल गई, धौली गंगा मिल गई, भगीरथी मिल गई, पिंडर मिल गई, मंदाकिनी मिल गई। अब इसमें आके यहाँ से भगीरथी मिल रही है ना। भगीरथी गौमुख से निकल के आई है, यहाँ से बद्रीनाथ से धौली गंगा और ये सब अलकनंदा धौली बद्रीनाथ से शुरू हुई, और धौली गंगा यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ से गंगोत्री शुरू हुई है। मैं गलत बता रहा था, ये अलकनंदा नदी है, सॉरी। यहाँ से गंगोत्री नदी, ये भगीरथी नदी यहाँ से शुरू होती है गोमुख से, और गंगोत्री से होती हुई आती है, और ये देव प्रयाग में आके यहाँ मिलती है। तो ये आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्रयाग बनते हैं। उसके बाद जाके ये गंगा नदी बन जाती है, और फिर ये यहाँ से यमुना में मिलती है, और फिर इलाहाबाद में जाके दोनों का संगम हो जाता है, दोनों नदियां मिल जाती हैं। अब मैं आपको इन दोनों सारे जो 5 संगम है, इनकी फोटो दिखा देता हूँ कैसी कैसी है, क्योंकि आपको जाना नहीं पड़ेगा, मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा। ये पंच प्रयाग के नाम से इनको जाना जाता है। तो सबसे पहला संगम अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला है, जिसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। इसको इसको ये धौली गंगा कहां से शुरू होती है, नीति पास है, और ये दोनों आके विष्णु प्रयाग में जाके मिल जाती हैं। आगे चलते हैं, ये है नंद प्रयाग, सेकंड नंबर वाला जो संगम है नदी का। अलकनंदा नदी में अब वो मिल चुकी है। अब वहां से आगे चल के हम चलते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको क्यों बोलते हैं नंद प्रयाग, ये माना गया है कि यहाँ पे एक नंद राजा था, उसने यहाँ पे बड़ी वो करी सिद्धि, वो पूजा पाठ करी यहाँ पे, और उसी के नाम से इसका नाम जो है, उसने कहा कि मुझे भाई भगवान जी मुझे आशीष दो, बहुत मुझे मैं सफल हूं। तो ये नदी जो है उसमें नंद नदी, नंद नंद जो नदी है वो उसमें आके अलकनंदा में मिल जाती है ना। और ये वो जगह है जिसको नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो कर्ण प्रयाग आ जाता है, क्योंकि कर्ण ने यहाँ पे पिंडर गंगा जो है नदी, इस नदी में अलकनंदा में मिलती है, और कहते हैं साहब कर्ण ने यहाँ पे तपस्या करी थी, इसकी वजह से इसका नाम कर्ण की वजह से कर्ण प्रयाग इस जगह का पड़ गया, ठीक है। ये कर्ण प्रयाग नदी का संगम है, ये भी देख लीजिए। चौथा, अब हम पांचवा और आखिरी रुद्रप्रयाग, जहां पे अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी भी मिल जाती है। ये कर्ण प्रयाग, ये आपका रुद्रप्रयाग हो गया, ये पंच प्रयाग। और लास्ट, सॉरी चौथा था वो, लास्ट है देव प्रयाग। देव प्रयाग में क्या हो जाता है, अलकनंदा और भगीरथी जो गौमुख से शुरू होके आई थी, वो गोमुख नदी, और ये सारे संगम होते होते अलकनंदा नदी जो आई है, चारों संगम के बाद ये पांचवा संगम हो जाता है, इसको बोलते हैं देव प्रयाग, ठीक है। यहां से अब ये यहां से जो नदी शुरू हुई है, ये गंगा बन जाती है। तो आपसे अगर पूछे कोई कि गंगा की शुरुआत कहां से होती है, तो वो देव प्रयाग से गंगा शुरू होती है। भगीरथी नदी कहां से शुरू होती है वो आपको बताना पड़ेगा, या गंगोत्री नदी कहां से वो आप कहेंगे गोमुख से शुरू होती है। अलग अलग स्रोत मैंने आपको बताए वो है। और ये बनारस का एक सीन आपको वैसे दिखा रहा हूं। खैर आगे चलते हैं। अब हम एक दूसरी बड़ी नदी हमारे देश की है, उसको हम समय बड़ी जल्दी जाता है, हम यमुना नदी
है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है हमारे देश की, मतलब जो कि गंगा में मिलती है ना। उसको गंगा की बहुत बड़ी एक ट्रिब्यूटरी है जो उसके साथ मिलती है, और ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, है। तो ये जो है, इसकी शुरुआत जो है हम देखते हैं ये इस पहाड़ों से होती है ना, इन पहाड़ों से, जो कि ये देखिए यहां से ये पानी ग्लेशियर से होता हुआ जाता आता है और नीचे जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये है गंगोत्री की शुरुआत। इसमें इतनी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं जो मैंने आपको भी दिखाई थी, चंबल का, इधर से बेटुआ नदी है, एक ग्वालियर होते हुए बनास नदी है। ये सारी नदी जो है यमुना में मिलती हैं और ये इलाहाबाद में आके खत्म हो जाती है। तो आप कहेंगे साहब गंगा नदी ये इलाहाबाद में कहाँ खत्म हो गई? तो ये गंगा नदी में मर्ज हो जाती है, यहाँ पे आके ये संगम हो जाता है। ये गंगा नदी आ रही है और इधर से यमुना नदी आ रही है, ये दोनों यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, और ये आगे से यमुना खत्म हो जाती है, गंगा नदी आगे चलती रहती है, आगे भी इसका नाम गंगा बना रहता है। ये है उसका ग्लेशियर, इसको बोलते हैं बंदर पूंछ, है। बंदर पूंछ ग्लेशियर है एक। इसके चंपासर लेक से इसकी शुरुआत है, पर चंपासर लेक में पानी जो आता है वो बंदरपूंछ ग्लेशियर से आता है। आप देखिए जैसे गंगा नदी में से की शुरुआत उस गोमुख में से ग्लेशियर में से हो रही थी, उसी तरह से यमुना की शुरुआत इस ग्लेशियर से होती है। ठीक है, ये यमुना की शुरुआत आप देख रहे हैं, यहाँ ग्लेशियर पिघल पिघल के पानी नीचे से आ रहा है। बहुत दुर्गम है, यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लोग जाते हैं, पर यहाँ मेरा भी जाने का बड़ा अच्छा, एक बार जाएंगे जरूर। इसको बोलते हैं बंदर पूंछ क्योंकि ये गोल शेप का है, ठीक है ना ये। और इसको बोल देते हैं काला नाग, क्योंकि अगर आप इसको दूर से देखेंगे ना तो ये देख रहे हैं सांप का मुंह जैसा दिखता है, हुड, सांप का फन होता है ना ऐसे करके, वैसा दिखाई देता है दूर से। ये देखिए, ये इसलिए इसको बोल दिया ये काला नाग पहाड़ है, ब्लैक पीक है, काला, ये काला काला दिखता है, यहाँ से दूर से शेडो है इसकी, तो इसको काला नाग बोल देते हैं। और ये बंदर पूंछ 1, बंदर पूंछ 2, ये बंदर की पूंछ की तरह इसको माना गया है, इसलिए इसका नाम बंदर पूंछ रख दिया गया। और यहां से गंगा यमुना नदी की शुरुआत होती इस ग्लेशियर से। ये पानी जो है नीचे पिघलता पिघलता आता है और आके इस सतोपंथ सप्तऋषि कुंड बोलते हैं इसको। इसका नाम सप्तऋषि कुंड क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं बताता हूं। तो पहली बात समझने की है कि ये जो बंदरपूंछ ग्लेशियर है और ये सारे ग्लेशियर का पानी पिघलता पिघलता इस कुंड में आके इकट्ठा होता है, और यहां से फिर यमुना नदी की शुरुआत होती है, पानी बह के नीचे जाता है। तो ये माना गया कि जितने ब्राह्मण थे, जो गोत्र है ब्राह्मणों के मेन, है ना, जो इनके 7 बड़े ऋषि हुए हैं, कौन कौन से? कश्यप, अत्रि, गौतम, विश्वामित्रा, भारद्वाज, वशिष्ठा और जमदग्नि। ठीक है, जमदग्नि, ये 7 जो ऋषि हुए हैं, इन्होंने यहीं पे तपस्या करी थी, ये कहते हैं। और यही 7 जो हैं, जो ब्राह्मणों के गोत्र हैं हमारे देश में, 7 गोत्र हैं, इन्हीं से सारे सब जो हैं, इन्हीं से जितने भी ब्राह्मण हैं वो इन्हीं गोत्रों में से किसी एक को मानते हैं, ओके है। तो ये वो सप्तऋषि कुंड है जहां से यमुना की शुरुआत होती है। अब यहाँ देख रहे हैं ये सप्तऋषि कुंड है जो कि ठंड में जम गया। ये चंपासर ग्लेशियर है, ये चंपासर ग्लेशियर है, और ये आके इसमें ये सतोपंथ और बंदरपूंछ से होता हुआ यहाँ पे पानी आके इकट्ठा होता है और एक बड़ी सी झील बन जाती है ये, और यहाँ से पानी फिर पिघल के जाता है, नीचे को जाता है। ठीक है, अब एक और नदी जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, हमारे देश की नहीं है, अब हम थोड़ा दूसरे देश में चलते हैं। एक छोटी सी नदी है पर बड़ी फेमस नदी है, छोटी सी नदी जिसके ऊपर बड़ा मतलब 2 देशों की क्या कई देशों की इकोनॉमी डिपेंड करती है, उस देश का बड़ा बहुत व्यापार आता है उससे, और वो ही एक मेन सोर्स ऑफ वाटर है। तो हम बात कर रहे हैं जॉर्डन नदी की। जॉर्डन नदी, देखिए जॉर्डन नदी का शुरुआत इन पहाड़ों से होता है, माउंट हरमन है ये, है गोलान हाइट्स के ऊपर। गोलान हाइट आपने नाम सुना होगा, इजराइल और सीरिया और लेबनान, इनके बीच में बड़ा झगड़ा रहता है जॉर्डन का। ये गोलान हाइट्स इजराइल ने लड़ाई के बाद इनसे जीत ली थी, है ना, ये हाइट वाला इलाका है, इसको गोलान हाइट्स बोलते हैं। वहां से इसकी शुरुआत होती है माउंट हरमन से जॉर्डन नदी की। ठीक है, इसका एग्जैक्ट जो है वो इन पहाड़ों से शुरू होके ये नीचे को आती है, सी ऑफ गैलिली से होके
ये जॉर्डन इधर देखिए, ये जॉर्डन देश है। ये देश की बाउंड्री का काम करती है। मैंने आपको पहले बताया था कैसे दो देशों की बाउंड्री का काम करती है नदी। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीरिया इधर है, इजराइल इधर है, जॉर्डन इधर है, इजराइल इधर है। तो ये बॉर्डर का काम करती है ना। और ये जो है 5 इससे देशों को फायदा होता है। इजराइल को होता है, जॉर्डन, लेबनान, ये लेबनान देखिए यहाँ है, जॉर्डन यहाँ है, सीरिया यहाँ है, इजराइल यहाँ है ना। और फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन वाला इलाका कहलाता है, ये फिलिस्तीन है, वेस्ट बैंक है। तो इस पूरे इलाके में ये पानी इस नदी का आता है, जबकि बहुत बहुत बड़ी नदी नहीं है, यहां से शुरू होती है और यहाँ पे एंड भी हो जाती है। इसका कोई आउट खत्म होने का नहीं है, ये डेड सी में आके खत्म हो जाती है, डेड सी, मृत सागर में। बस ये इतनी सी नदी है। आप कहेंगे इससे बड़ा तो हमारे देश में नाले होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत छोटी सी नदी है, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, बहुत बड़ा कीमती, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसकी कुल लंबाई, कुल नदी की जो है ना, सिर्फ 251 किलोमीटर है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 251 किलोमीटर है ना। और ये मिडल ईस्ट यानी नीचे आके ये डेड सी में आके खत्म हो जाती है? और इस नदी की बड़ी धार्मिक, जैसे गंगा नदी की कीमत है हिंदू धर्म में, बड़ी उसको पवित्र माना गया है, वैसे यहूदी लोग जो हैं और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इसको वहां पे बड़ा इसको पवित्र मानते हैं। ठीक है। और ये एग्जैक्ट वो जगह बताई जाती है जहां से कहते हैं कि यहाँ प्रॉमिस, ये जीसस ने यहाँ पे बैप्टिज्म लिया था, ये बताते हैं। ठीक है। यहाँ ये जॉर्डन की वो जगह है। खैर आगे चलते हैं। और ये आके इस जगह पे डेड सी, देखिए यहां से मैंने आपको बताया था ये सी ऑफ गैलीली आ जाती है, यहां से होके ये डेड सी, मृत सागर, ये है मृत सागर। ये जॉर्डन नदी आके यहाँ खाली हो जाती है, इसके बाद इसका खत्म, जॉर्डन नदी इतनी है। तो ये डेड सी ये है। अब ये डेड सी जो है, इसको डेड सी क्यों बोला गया, मृत सागर क्यों बोला गया? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक पौधा, एक मछली, एक कीटाणु भी नहीं मिलेगा इस पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, यहाँ तक कि जमीन, पानी के अंदर जो पेड़ पौधे उग जाते हैं ना पानी के अंदर, कीड़े, वो जो काई वाले, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। कोई मछली नहीं मिलेगी इसके अंदर आपको, कोई भी नहीं। एकदम ब्लू पानी है और नमक से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा नमक है। अगर ये एक पानी गलती से आपकी आंख में चला गया तो आपको बहुत जलन होगी, आपको जल्दी से मीठे पानी से उसको आंख पे छिपा के मारने पड़ेंगे, बहुत जलन होती है ना। और ये इसके अंदर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ये देखिए, बता रहे हैं अगर आप समुद्र का पानी लेते हैं, समुद्र का पानी कितना नमकीन होता है ना, हम पी नहीं सकते उसको, उससे 10 गुना ज्यादा नमकीन है यहाँ का पानी। ठीक है। इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा है कि आप, इतना गाढ़ा पानी हो जाता है, नमक इतना ज्यादा है कि इसमें आप डूब नहीं सकते, डूबना चाहेंगे तो भी नहीं डूबेंगे। जैसे ही आप लेटेंगे आपको ऊपर पानी ऊपर फेंक देगा, है ना। आप इसमें खड़े तो हो जाओगे, पर लेटोगे तो पानी आपको ऊपर ही रखेगा, बिना तैरे आप इसमें लेट सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे लोग बहुत आते हैं दूर दूर से, क्योंकि इसके अंदर बड़े मिनरल्स हैं, नमक है। तो लोग जो हैं इस पानी में अपने आप, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको और कोई दिक्कत है, इस खालों में कोई खुजली है, कुछ है, बीमारी है, इस पानी में आने से वो सब सारे कीटाणु उनके मर जाते हैं। तो ये पानी उनके लिए बड़ा, तो बड़े दूर दूर से लोग आते हैं इसमें। और इस पानी को, इसकी जो मट्टी है, उससे करोड़ों करोड़ों डॉलर का बिजनेस होता है, करोड़ों डॉलर का, है ना। इसकी मट्टी को वो करके डेड सी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्किन के लिए, हाथों के लिए, पता नहीं दुनिया भर की चीजें। मैं वहां गया था तो दुनिया भर का मार्केट लगा हुआ था, शैम्पू में डेड सी सॉल्ट मिला हुआ है, इसमें ये मिला हुआ है, सब जगह यही कि भैया इसमें फलाने डेड सी का सामान मिला हुआ है। और ये डेड सी के बगल में आपको यहाँ एक केव दिखाई देती है, ये इधर डेड सी नीचे है, और यहाँ पे ये जो केव है ये कुमरान केव्स के नाम से जानी जाती है। ये बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी थी,
क्योंकि इसके अंदर कई हजार साल पहले लिखे हुए जो वो मटके के अंदर रखे गए थे स्क्रोल्स, है ना, उसको बोलते डेड सी स्क्रोल्स। वो एक बकरी चराने वाला यहाँ पे घूम रहा था, तो उसने ऐसी इस गुफा के अंदर पत्थर फेंका, तो उसने पत्थर फेंका तो ढम से आवाज आई, तो उसने कुछ मटका टूटने जैसी आवाज आई। तो जब वो अंदर देखने गया तो उसने देखा मटके ही मटके पड़े हैं बहुत सारे। तो उसने जाके बताया, तो जब उनको देखा गया तो यहाँ पे 11 केव्स मिली, और उन 11 केव्स के अंदर 1947 की बात है ये, 1947 में यहाँ पे वो मटके निकाले, तो उसके अंदर से बहुत पुराने जमाने का लिखा हुआ सारा रिकॉर्ड मिला, जो कि बहुत पुराना पुराना 250 बीसी थे के लिखी हुई किताबें जो थी वो यहाँ पे मिली। अब ये आई कैसे, ये भी एक कहानी है, खैर वो बता देता हूँ जल्दी से कि जब इजराइल पे अटैक हुआ तो उन रिकॉर्ड्स को बचाने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, ये गुफाओं के अंदर मटके में अंदर भर के इनको वहां छुपा दिया था। तो ये इतने सालों से वहां पड़ी हुई थी, कई 100 सालों से, करीब 1,500 करीब, अब सोच लीजिए करीब 1900 साल ये, और यहाँ पे 250 ये, है ना। तो अब 2000 साल तक ये किताबें वहां पड़ी रही, फिर किसी ने उस तरह से मिली। देखिए आप इस पे अगर आप लेट भी जाएंगे डूबेंगे नहीं है ना, बहुत पुराना, इसका पानी बहुत गाढ़ा है, तो लोग ऐसे लेट जाते हैं इसके ऊपर, आराम से लेट जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। और इसका पानी इतना अच्छा माना गया कि उस जमाने में हेरोड द ग्रेट एक राजा हुआ था इजराइल, वहां पे उसने भी इसके इसके बगल में अपने लिए स्पा बनाया था कि मैं यहाँ के इस पानी में जाके, अब राजा है वो सबके सामने तो लेटेगा नहीं, तो उसने अपना एक महल बनवाया, बोला यहाँ पे मैं लेटा करूंगा। यहाँ ये भी बताया जाता है जो क्लियोपेट्रा थी, है ना, क्लियोपेट्रा इजिप्ट की जो रानी थी, वो भी डेड सी का सामान लाके अपने हेल्थ, अपनी सुंदरता के लिए इसको प्रयोग करती थी, ऐसा माना गया है। लीजेंड बताता है कि इतिहास बताता है कि क्लियोपेट्रा भी डेड सी के मट्टी को यूज करती थी, उसको बहुत प्यार करती थी, उसको पसंद करती थी। ठीक है। और एक डेड सी की बात आपको बता दूं, ये दुनिया का सबसे नीचा स्तर जगह है। अगर जमीन में हम देखें कि भाई जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में सबसे नीचे वाली जगह, सबसे नीचे पॉइंट है ये पृथ्वी का, डेड सी, है ना, सबसे नीचा पॉइंट है। अगर आप समुद्र के लेवल से देखें, समुद्र का लेवल जो हम जीरो मानते हैं, कि जहां से हम किसी भी चीज की हाइट नापते हैं तो समुद्र के लेवल से नापते हैं ना, जैसे हम पहाड़ों को बोलते हैं भाई ये कितना ऊंचा पहाड़ है, हम बोले 8,800 400 इतना फुट ऊंचा है, तो कहेंगे कैसे नापेंगे, जीरो कहां से शुरुआत करेंगे, तो समुद्र के लेवल से शुरुआत करते हैं नापने की, है ना। तो ये जो समुद्र के लेवल से 423 मीटर नीचे है, तो सोच लीजिए समुद्र ऊपर रह गया, आप नीचे आ जाते हैं जब यहाँ पे आते हैं, तो ये बहुत नीचा पॉइंट है। ये भी एक जानने की बात है कि लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ -430 मीटर, यानी जीरो हो गया समुद्र, समुद्र से 430 मीटर और नीचे आ गया है, वहां पे ये है। अब हम दूसरी नदी पे चलते हैं, रिवर डेन्यूब है, यूरोप की एक, जर्मनी से शुरू होती है इसकी, ये यूरोप की एक बड़ी नदी है, यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट, लंबी चलने वाली नदी है। और शुरुआत देखो कहां से हो रही है, ये छोटे से जमीन में से यहां से निकलती है, यहाँ लिखा हुआ है ये डेन्यूब नदी की शुरुआत है? कितने गजब की बात है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, जिसमें जब हिटलर बीमार हो गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टरों ने बोला भैया तुम ताजी हवा लो, ताजी हवा के लिए उसको कहाँ ले जाया गया, उन ब्लैक फॉरेस्ट में, एकदम घना जंगल है, ऑक्सीजन खूब अच्छी है वहां पे, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, वहां से इस नदी डेन्यूब नदी की शुरुआत होती है। ये देखिए यहां से शुरू होती है जर्मनी से, यहां से, और ये आपने देखा था कि जो राइन नदी थी वो उस तरफ गई थी, है ना, उस तरफ को गई थी, और ये जो याली नदी है ये इधर से शुरू होती है, और देखिए पूरा यूरोप के कितने सारे देशों को होते 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 ब्लैक सी में आके डेन्यूब नदी का एंड हो जाता है, ब्लैक सी में आके खत्म हो जाती है। तो ये भी ये सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर है, और दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नदी, हाँ, सबसे लंबी तो नहीं है, सबसे लंबी से थोड़ा कम रह जाती है, सबसे लंबी में नील नदी आ जाती है, और सबसे ज्यादा बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, उसकी शुरुआत देखिए इन पहाड़ों में से हो रही है। यहाँ पे ये जो इन्होंने क्रॉस लगाई हुई है पहाड़ों के ऊपर, यहाँ से पत्थरों के अंदर से पिघलता हुआ पानी धीरे 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 नीचे आता है ना। और ये यहाँ से शुरू होने के बाद ये
इतनी बड़ी नदी है कि अगर हम दुनिया की और इसके बाद की 7 नदी और मिला दें, सातों नदियों को इकट्ठा कर दें, है ना, इसके बाद की 7 बड़ी नदियों को इकट्ठा कर दें, उससे भी ज्यादा पानी इस अकेली का है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पानी इस नदी में है, कितनी जबरदस्त नदी है, और इसकी शुरुआत कितनी छोटी सी है। अब ये मैं आपको दिखा दूं पहले कि ये, एक सेकेंड, खैर मैं बाद में दिखाऊंगा, वो नीचे है स्लाइड, कि यहां से देखिए इस रेन फॉरेस्ट की, अमेजन नदी जो है इस अमेजन रेन फॉरेस्ट पे से होके जाती है ना। ये टोटल एरिया इसका जो बेसिन मैंने बताया था, जिसको बोलते हैं उसका तराई का एरिया, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा तराई का एरिया है। एक नदी जो इतना बड़ा बेसिन हो, है उसको अमेजन बेसिन कहते हैं। और कितना बड़ा एरिया है, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड टोटल रिवर फ्लो। जितनी भी सारी नदियां हैं, उन सारी नदियों का पानी अगर मिला दिया जाए तो उसका 1/5 सिर्फ इस नदी का पानी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी नदी है। और मैं अमेजन रेन फॉरेस्ट को थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, जिसमें से ये नदी होके जिस पूरे जंगल को ये पानी देती है, उस जंगल भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत खूबसूरत वीडियो है। आप देख रहे हैं छोटी छोटी नदियां, नहरें सब मिलती चली जा रही हैं, तो ये सब मिलके एक बड़ा अमेजन नदी बनती है ना। बहुत खूबसूरत जबरदस्त नदी है, देखी जाए। मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था यहाँ पे कि इस नदी में एक, इस अमेजन जंगल की एक खासियत है कि ये इतना बड़ा बड़ा जंगल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बादल जो है ना, ये बादल ये अपने आप बनाता है ये जंगल। इस जंगल की खूबसूरती है कि ये नदी का पानी यहीं के यहीं यूज करता है। ये खुद पत्ते पेड़ पौधे जो इवेपोरेशन करते हैं पानी का, वही बादल बन के फिर दोबारा बारिश होती है यहाँ। यही पानी फिर ऊपर जाता है, यही पानी नीचे आता है, और इतना पानी समुद्र में भी बहुत सारा पानी लेके जाता है। तो ये खूबसूरत जंगल है अमेजन नदी का जंगल, जिसको मैं आपको दिखाया। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है, सबसे बड़ा तराई वाला एरिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तराई का एरिया सबसे बड़ा कौन सा है, तो अमेजन नदी का है। लगभग पूरा साउथ अफ्रीका अमेरिका का नॉर्दर्न वाला हिस्सा पूरा जो है इस नदी के उसमें आ जाता है। तो आज हमने यहां तक देखा कि किस तरीके से कुछ नदियों की शुरुआत के बारे में हमने देखा। अभी कुछ नदियां और रह गई हैं, हमारा समय बड़ी जल्दी से खत्म हो जाता है, तो हम उन नदियों को अगली बार फिर छेड़ेंगे, उससे आगे चलेंगे।
कि और कौन कौन सी नदियों की शुरुआत कैसी है, फिर ये नदियां के बारे में, है ना। अभी तो हम थोड़ी शुरुआत देख रहे हैं, फिर ये आगे चलते, अभी इसकी जवानी देख रहे हैं, अभी पैदा हुई है नदी हमारी, अभी नदी की हम उसकी जवानी देखेंगे, बीच में जो बड़ी हो जाएगी, फैल के चलेगी, उसके बाद फिर उसका बुढ़ापा भी देखेंगे, फिर हम अपनी कारस्तानियां भी देखेंगे जो हम मनुष्यों ने करी है इस नदी के साथ, वो भी हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। सुधरना है ना हम लोगों को, कि हम कितना नुकसान करते हैं नदियों को, वो भी हमें देखना है। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, अगली बार हम इसको फिर देखेंगे। अगली बार मिलेंगे आपसे फिर। सबको बाय बाय।